अड्डा 24/7 एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल हमारे देश में बजट लाया जाता है और बजट से यूनियन बजट से ठीक एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, जिसमें सरकार बहुत सारे मुद्दों को एनालिसिस करती है, बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और उन्हीं के आधार पर अगले दिन बजट पेश किया जाता है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा, रोजगार में क्या चीज़ें रही, क्या जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, डिफरेंट फील्ड के अंदर सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ये इकोनॉमिक सर्वे है जो कि जारी किया जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। अपने दोस्तों तक इस सेशन को ज़रूर शेयर कर देना, बिकॉज ये सेशन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 आपका निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। सबसे पहले समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और ये कौन इसको प्रिपेयर करता है। तो इट इज़ अ डिटेल्ड रिपोर्ट। ये क्या होती है? डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर की जाती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि निर्मला सीतारमण जी। इट सर्व्स एज अ रिपोर्ट कार्ड ऑन इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसमें हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। हर एक की इंडिकेटर्स को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, जैसे कि ग्रोथ रेट को एनालाइज करेंगे, इन्फ्लेशन, महंगाई को, रोजगार को, है ना, और फिस्कल डेफिसिट होता है जो सरकार का राजकोषीय घाटा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। क्या क्या यहाँ पर की फैक्टर्स हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, इसके ऊपर डिस्कशन होता है, इन्फ्लेशन रेट्स के ऊपर, जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, सेक्टोरल परफॉर्मेंस हो गया, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में एनालाइज किया जाता है ट्रेड बैलेंस को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस को। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकल कर आता है, तो देखते हैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे। 13 मेन, यहाँ पर आप देखोगे 13 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो मुद्दे हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में शामिल किए गए हैं और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे मैं डिस्कस कराऊंगी, ताकि आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है पुनः तेज गति की ओर, पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा। फिर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स, द कार्ट एंड दी हॉर्स, यानी कि मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास जो है इसके बारे में बताया है। एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बताया गया है, गेटिंग एफडीआई राइट के बारे में बताया गया है। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स। मीडियम टर्म आउटलुक, यानी कि डेरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ रेट के बारे में बताया है। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कीपिंग इट गोइंग। इंडस्ट्री के बारे में सर्विसेज है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट हो गया। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस मैटर पे डिस्कस किया गया है। सोशल सेक्टर में एक्सटेंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट पे डिस्कस किया। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट हो गया। लेबर इन एआई, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये 13 टॉपिक्स हैं। तो अब देखो, सबसे पहले चीज़ तो ये आती है कि जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसमें अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टेकिंग इनटू अकाउंट ग्रोथ fluctuations, real GDP growth rate is expected to be between 6.3% and 6.8% in financial year 2026। 2026 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2026 है, इसमें जो वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद, मतलब ये अनुमान है जो कि यहाँ पे बताया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर हम बात करें तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो जो घटकर 6.4% रहने का अनुमान यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि कोविड-19 से लेकर के, यानी कि हम बात करें हैं 2019 की, तब से लेकर के ये अब तक का सबसे कम विकास दर होगी। अगर ऐसा होता है, ये 4 सालों में सबसे धीमी गति से विकास का संकेत देता है। खैर, अभी हम एक एक पॉइंट्स को और यहाँ पे एनालाइज करते हुए चलेंगे। 2025 की अगर हम पहली
छमाही की बात करें, जो कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, पहली छमाही में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो घटकर 6% हो गया है। लेकिन दूसरी छमाही में इसके अंदर आप देखोगे तो थोड़ा सा ग्रोथ रेट, मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.6%। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.6% रह सकता है, ड्राइवन लार्जली बाय स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि काफी सीमा तक मजबूत और निजी खपत और निवेश से प्रेरित है। The economy was projected to grow at 7% in early, पहले जो उम्मीद लगाई गई थी, पहले जो अनुमान बताया गया था वो 7% था इन अर्ली 2024, बट दिस इज लोअर देन 8.2% ग्रोथ रेट ऑफ 2023-4 का फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो ये इतने परसेंट कम यहाँ पे अनुमान था, बिकॉज उस टाइम पर 8.2% था। तो एज इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, इट इज प्रोजेक्टेड टू बिकम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 2024-25। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया जो है ना वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है द वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें। और आगे चलकर आप देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट में बाकी की कंपैरिजन में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का डेटा दिया हुआ है। इसमें 3 सालों को कंपेयर किया है, 2023, 2024 एंड 2025। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट 3.3% 2023 में, 2024 में 3.2% एंड 2025 में 3.3% रहा। तो यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। पूरे वर्ल्ड की आप देखोगे तो वही 3.3, फिर थोड़ा सा डाउन आया है और फिर थोड़ा सा ऊपर गया है तो 3.3% 2025 में। ये पूरे वर्ल्ड की बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एज यानी कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जो कंट्री हैं, यानी कि जो बहुत ही अमीर देश हैं जिनमें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो 1.7, इसमें कोई चेंजेस नहीं, 2023 और 24 में सेम रहा। 2025 की बात करेंगे तो 1.9% थोड़ा सा ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिला, बिकॉज ये वो अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर ऑलरेडी आप देखोगे तो बहुत सारा ग्रोथ होता है, तो इसीलिए इनका इंक्रीज होता हुआ ज़्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे ये आपको जो एमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमिक जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि भारत जैसे देश जो है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब यहाँ पे क्या है ना, डेवलपमेंट बहुत कम है, भारत जैसे देशों में डेवलपमेंट कम है। तो अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, हमारी ग्रोथ रेट इसलिए क्या है आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। 4.4% 2023 में आप देखोगे, 2024 में 4.2 और 4.2 हो जाएगा आपका 2025 में। लेकिन इसमें आप देखोगे तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट बताया गया है यहाँ पे 6% से ज़्यादा है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बाकी कंपैरिजन में देखोगे, अमीर देशों के कंपैरिजन में भी अगर आप देखोगे तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर सरकार ने अनाज, दालें और सब्जियों को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो चर्चा की है कि खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या क्या यहाँ पर उपाय किए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या हैं टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन। देखो, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने यहाँ पे जो कदम उठाए हैं वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, तो स्टॉक्स पर लिमिट लगा दी है ऑन व्हीट। गेहूं को स्टॉक करने पर लिमिट लगाई है कि अगर कोई गेहूं को स्टॉक करके रखता है, लिमिटेड है, उसके अलावा अगर कोई स्टॉक करके रखता है तो ये क्या होगा, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिकॉज स्टॉक करने से क्या है, स्टॉक करने से चीज़ें ऑब्वियसली बात है सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सोल्यूशन जो दिया, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम, यानी कि ओपन मार्केट अब क्या है, बेचने का अधिकार, मतलब बेचा जाएगा चीज़ों को, व्हीट एंड राइस को, जिसे आप कहते हैं एक सिस्टम है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके आधार पर क्या है
इसी सिस्टम के आधार पर चीज़ों को अब निकालेंगे स्टॉक से, मैंने कि बेचेंगे उसको। सेल अंडर भारत ब्रांड, भारत ब्रांड के अंडर चीज़ों को सेल किया जाएगा। व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा और राइस को लेकर यहाँ पे स्पेशली बात मेंशन की गई है अनाज के क्षेत्र में। अब बात करते हैं पल्सेस यानी कि दालें, तो यहाँ पर भी बोला है सरकार ने कि सेल अंडर भारत ब्रांड, चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, इनके ऊपर जो इंपोर्ट होता है यानी कि जो आयात है उसको कर दिया गया है ड्यूटी फ्री। इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगी, इसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। जैसे कि देसी चना हो गया, तूर दाल हो गई, उड़द की दाल, मसूर की दाल, येलो दाल, पीस, ठीक है। तो इनके ऊपर जो ड्यूटी, जो शुल्क लगाया जाता था उसको पूरी तरीके से मुफ्त यानी कि फ्री कर दिया। इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक, यहाँ पर भी स्टॉक्स के ऊपर लिमिट्स लगा दी गई हैं कि इन चीज़ों को स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं आप, इसके ऊपर लिमिट लगा दी गई है। तूर की दाल है, देसी चना है, तो यहाँ पर स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता, वही ओपन मार्केट के जरिए इन चीज़ों को बेचा जाएगा। वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो सब्सिडी की बात की गई है इसके अंदर, सब्सिडाइज्ड सेल ऑफ अनियन एंड टोमेटो, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोला कि प्याज और टमाटर की जो है सब्सिडी प्राप्त बिक्री होगी, सब्सिडी वाली बिक्री होगी। प्याज का बफर स्टॉक, इसके ऊपर भी लिमिट लगा दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात गवर्नमेंट ने बोली है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्या पूरे मतलब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक सर्वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके जितने यूजर्स होते हैं उतने ही इसके मिसयूजेस भी हो रहे हैं। तो इसको लेकर भी सरकार ने बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर निकल कर आई हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर अ लेबर रिच इंडिया, कि इंडिया के अंदर 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन रहती है जिसमें से बहुत ही कम लोग हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी रखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो इसका उतनी ही लेवल पर मिसयूज भी हो रहा है। आप देखो डीप फेक वीडियोस बनाई जाती हैं, है ना, और भी बहुत तरीके से लोगों के चेहरे लगा दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप देखोगे, जिसकी वजह से मतलब इसके मिसयूज की वजह से सीधा असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है, राइट। अभी यूएसए का केस हमने देखा था, वहां पर भी डीप फेक वीडियो को लेकर के काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि अगर 1% लोग भी अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 140 करोड़ पॉपुलेशन में अगर 1 करोड़ 40 लाख 1.4 करोड़ लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से अगर पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट के उद्देश्य से एआई का इस्तेमाल करते हैं तो हम अमेरिका की तरह ऐसे ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने देश को। क्योंकि एआई का इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अभी चाहें तो एआई का इस्तेमाल करके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आप चाहें तो आपको कोई भी किसी भी मुद्दे के ऊपर सजेशन चाहिए, आपको किसी भी मुद्दे के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए, जो भी चाहिए आपको, जो भी कंटेंट चाहिए आपको चैट जीपीटी से चुटकियों में मिल जाएगा। तो बहुत सारी फील्ड में बताया गया है कि एआई का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है और लोगों को इसको सीखना चाहिए। Past technology revolutions, when not carefully managed, have been painful with long-lasting adverse impacts. अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, अगर इसका मिसयूज़ किया गया, इसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया, तो ये काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। Mitigating the risk to India's labor markets requires robust enabling, ensuring and safeguarding institutions. कुछ ऐसे भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि जो अपनी एआई का इस्तेमाल करते हुए यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोजगार पर भी असर ना आने दे। मतलब एक होता है कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो लोगों के पास रोजगार भी तो जा रहे हैं। तो कुछ भरोसेमंद इंस्टीट्यूशंस हों जो कि क्या करेंगे, जो कि एआई का भी इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को डेवलप भी करेंगे और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, मतलब कि लोगों का रोजगार भी ना जाए, हर एक चीज़ को इंश्योर करते हुए चले। केयरफुल डिप्लॉयमेंट ऑप्टिमाइज्ड ओवर ए लॉन्ग हॉरिजन कैन इंश्योर एआई ऑगमेंट्स लेबर एंड डिलीवर्स ब्रॉड बेस्ड societal benefits. Coordinated efforts between the government, private sector and academies is required for a future of work where AI is labor augmenting rather than labor replacing. वहीं आगे बढ़ते हुए
तो मतलब एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम जितना रोजगार खो रहे हैं हमें उतना ही क्या है, उतना ही क्रिएट भी करना है। तो एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डिस्कस किया गया है और काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद भी आप देखोगे तो इसके कुछ चैलेंजेस भी बताए गए हैं कि एआई के कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। व्यवहार्यता, आप देखोगे कि जो एआई है इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ प्रयोगात्मक और असमान उपाय जो है वो क्या करता है, इसकी नेगेटिविटी को दर्शाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हुए हैं, वही एआई का मिसयूज, ठीक है, बट काफ़ी हद तक आप देखोगे तो इसको व्यवहारिक रूप से नहीं अपनाया गया है, मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं किया जा पा रहा है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे चैलेंजिंग बताई गई है, विश्वसनीयता को लेकर के इसको चैलेंजिंग बताया गया है कि वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए एआई की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वायत्त समूहों या स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख उद्योगों में विफलताएं समस्या बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं। अगर हेल्थ सेक्टर में इसका यूज़ किया जा रहा है और ठीक तरीके से यूज़ नहीं हो पाया इसका, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ के सेक्टर में ये चैलेंजिंग है तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसका क्या एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है यहाँ पर एआई। अब संरचना के बारे में बोला गया है इसमें कि डेटा सेंटर बनने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए जहाँ पे इसको मैनेज किया जा सके। संसाधन होने चाहिए, बड़े मॉडल सघन संसाधन युक्त होते हैं जिसमें उच्च ऊर्जा खपत, हार्डवेयर, वित्त पोषण के लिए दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। तो ये सारे यहाँ पे चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर बताए गए हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी हो सकता है, ठीक है, चीज़ को प्रैक्टिकल करना है ना, रिलायबिलिटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और रिसोर्सेज हो गए, इन सारे फील्ड में चैलेंजिंग बताया गया है एआई को। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल एडेप्टेशन मैटर्स, एडेप्टेशन को लेके बात की गई है। क्लाइमेट और एनवायरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या चैलेंजिंग एंड प्रायोरिटीज रखी गई है फॉर इंडिया। इसमें बोला गया है यहाँ पे कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ टू अचीव द स्टेटस ऑफ ए डेवलप्ड कंट्री। अगर इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री, इंडिया क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है बाय 2047 एंड आल्सो बिकम नेट जीरो बाय 2070। 2047 तक भारत बन जाएगा, अचीव करेगा एक स्टेटस जिसमें इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि अमेरिका है, जापान है ना, तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। लेकिन एक और चीज़ बोली गई है कि जीरो कार्बन एमिशन, जो कि हम सभी जानते हैं, मैंने करंट अफेयर में काफ़ी बार आपको पढ़ाया है कि 2070 तक भारत जो है वो कार्बन एमिशन फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे इंटरनेशनल सपोर्ट ऑन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजीज हाईली इनएडिक्वेट, इंडिया मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट्स लार्जली फ्रॉम इट्स ओन बजटरी सोर्सेज, a small NCQs of USD 300 billion has been set. Follow a low carbon development path while ensuring job creation and affordable एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल गिवन द लिमिटेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के भी आगे बात की गई है, उसको भी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके सो ये हो गई आपकी सारी चीज़ें जिसमें 300 अरब डॉलर अमेरिका एक छोटा सा एनसीक्यूज निर्धारित भी किया गया था। अच्छा, अब बात करेंगे प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंडियाज एनडीसीज, इंडिया की प्रोग्रेस टुवर्ड्स एनडीसी। एनडीसी मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इस ग्राफ में आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा रेड पेन से इसको हाईलाइट कर देती हूँ, कोयला। जो कोयले की वजह से कोयले की वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये 46.20% है, जो ब्लू कलर वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, जो कि मैक्सिमम है। अब आप कहेंगे कि मैम कोयले का यूज़ तो हमें कम करना है। एक्चुअली कोयले का यूज़ 70 से ज़्यादा था, लगभग 74% पहले कोयले का इस्तेमाल होता था, लेकिन आप देखोगे हम कितना कम, अब ये 46 तक लेकर आए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। इसके अलावा देखिए को दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो सोलर से हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करें, 20.60% सोलर से प्रोडक्शन हो रहा है। नंबर 3 पर आप देखोगे तो यहाँ पे विंड एनर्जी से 10.50% और नंबर 4 पे है हाइड्रोजन से 10.30%, अदर से देखोगे आप 3.50% और न्यूक्लियर एनर्जी से देखोगे 1.80%। यहाँ पर गैस का भी बताया गया 5.40%, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज यहाँ पर। तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, अगेंस्ट द अपडेटेड एनडीसी टारगेट ऑफ 50%, हमारा जो ये टारगेट है, ठीक है, हमारा जो टारगेट है ऑफ 50% है, कब, बाय 2030। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैज रीच्ड 46.8% एज ऑन 30 नवंबर 2024। यानी कि ये जो डेटा है वो आपका, जैसे कि आज 31 है, तो 31 को आपका इकोनॉमिक सर्वे आया है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो पहले से एनालाइज की हुई थी। और फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, इसके ऊपर भी बताया है, एज पर द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे, जो कि 2024 में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था उसकी अगर हम बात करें, तो एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन्स CO2 हैज़ बीन क्रिएटेड बिटवीन 2005 एंड 2023। इतना क्रिएट किया गया अगेंस्ट द एनडीसी टारगेट ऑफ क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन CO2 बाय 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है यहाँ पर। तो इस ग्राफ में एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पे बताई गई है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और कल बजट आने वाला है, तो कल हम जानेंगे कि टैक्स जो रिजाइम उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, टैक्स स्लैब में इस बार क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं और कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी हमें कल। तो निर्मला सीतारमण कल 8वीं बार कंसेक्यूटिव बजट पेश करने जा रही हैं और हमें देखना है कि कल वाले बजट में क्या आने वाला है। तो चैनल पर अपडेट के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, सो दैट कि मेरी आने वाली कल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एकदम बेस्ट एनालिसिस गाइज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो ओके, मिलते हैं फिर आपसे कल, मुलाकात करते हैं नई वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।